बात करेंगे जो करंट अफेयर्स सीरीज के पार्ट 2 की, जिसमें 6 मंथ का करंट अफेयर्स मैं कवर कराऊंगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 2 क्विक रिवीजन। हम लोग इसको रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा फास्ट मोड में बताऊंगा, लेकिन इसको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लोग आप ध्यान से देखते जाइएगा। पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, ये किसके द्वारा मतलब विकसित किया जा रहा है? तो नॉर्वे के सहयोग से भारत में विकसित किया जा रहा है। पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र भारत और नॉर्वे के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये इंडिया कंपनी है, और कोंग्सबर्ग लिमिटेड नॉर्वे, ये दो कंपनियां मिलके भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र बनाएंगे। ध्रुवीय अनुसंधान से साफ समझ में आ रहा है नाम से कि जो भी ध्रुवीय मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, या अंटार्कटिका वाला रीजन और आर्कटिक वाला रीजन जो है वहां पे डेवलप किया जाएगा। तो भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र भारत और नॉर्वे के सहयोग से बन रहा है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया कंपनी है, और कोंग्सबर्ग लिमिटेड नॉर्वे, इन दोनों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे एक भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया जा रहा है। देखिए, भारत का पहला है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भाई, इंसानों के लिए तो बनाया गया था, क्योंकि ऊपर से होके हम लोग बाईपास कर जाते थे, लेकिन ये पशु ओवरपास कॉरिडोर जो बना रहा है तो ये अंडर पास होके बनेगा पुल के नीचे से, जिससे पशु आसानी से जो है जा सके। तो भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर ये बनाया जाएगा। भारत 2025 और 28 की अवधि के लिए IIAS का अध्यक्ष नामित हो गया है। तो इसको याद रखना है कि पहले ये जानिए कि IIAS क्या है। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। तो IIAS का अध्यक्ष भारत 3 वर्ष के लिए बना है, 3 साल की अवधि के लिए भारत IIAS का अध्यक्ष बना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसका चुनाव हुआ था ब्रुसेल्स में, और भारत ने इसमें जीत हासिल की, जिससे भारत अध्यक्ष के लिए मतलब वो नॉमिनेट हुआ। पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है IIAS की, 3 वर्ष के लिए। अवधि याद रखिएगा, क्योंकि जब स्टेटमेंट बनाएगा तो ये अवधि इंपॉर्टेंट है। 2025 चल रहा है और 28 तक के लिए है। पहली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता हासिल की है। अध्यक्ष कौन है? तो श्री वी श्रीनिवासन इसके अध्यक्ष हैं। उद्देश्य साफ है, लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। भारत जेन की बात करेंगे। भारत जेन क्या है? तो ये देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, विकसित किया गया है, और ये भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI है। तो भारत जेन एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है, और वो स्वदेशी रूप से विकसित है। भारत जेन। भारत ने APO की अध्यक्षता ग्रहण की। तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे किसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की थी, रिकॉल करते चलिए। IIAS यानी इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, IIAS एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, 3 साल की अवधि के लिए 2025 से 2028 तक के लिए भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी। ठीक उसी प्रकार से APO की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए है। APO क्या है? तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये किस मीटिंग के दौरान भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है? तो 67वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान, जो कि इसका आयोजन इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। और इसी दौरान भारत को APO की अध्यक्षता सौंपी गई, या इसी दौरान भारत ने APO की अध्यक्षता ग्रहण की। स्थापना 1961 में। अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक देश जो है मिलके किसी बॉडी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, जिसमें वो आपसी सहयोग कर सके, रक्षा को लेके या किसी भी बात को लेके
आपसी संवाद कर सके, उनसे अंतर सरकारी संगठन बोला जाता है। उल्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले उल्लास योजना जो है, इसका फुल फॉर्म आप लोग एकदम याद ही रखना है, मतलब रट डालिए इसको, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगे भी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास योजना ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के सुझाव पे, या 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके सुझाव पे उल्लास योजना केंद्र सरकार द्वारा जो है स्टार्ट की गई। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और स्टार्ट कब हुई थी उल्लास योजना? 2022 में स्टार्ट हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई है। तो किसी कारणवश, कई कारण हो सकते हैं, किसी कारणवश 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई है, उनको एजुकेट करना उल्लास योजना का उद्देश्य है। अब ये देखिए, यहाँ मैं बता ही दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिश पे, ये भी टाइम याद रखना है कि 2022 से 2027 तक के लिए। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। एक अभी हमने क्या पढ़ा था? IIAS पढ़ा था, ठीक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज वाला। तो ये कब, इसकी अवधि क्या थी? 2025 से 2028 तक के लिए थी। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? एशियन वाला पढ़ा था, उसकी अवधि 2025 से 2026 तक के लिए थी, केवल 1 साल की, जिसमें भारत ने उसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। और 67वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो है इंडोनेशिया की जकार्ता में थी, उसी दौरान जो है भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ग्रहण की है। अब ये बात करते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या है उल्लास योजना को। तो उल्लास योजना के तहत जितने भी स्टेट हैं उनको पूर्ण साक्षर बनाना। तो पूर्ण साक्षर बनाने के लिए उसके कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, और उसी के तहत मिजोरम भारत का पहला राज्य बना पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला। तो उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? मिजोरम। पहला राज्य जो है वो मिजोरम, दूसरा गोवा, और तीसरा याद रखना भी आसान है, यानी थर्ड त्रिपुरा है। तो उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है लद्दाख, जो कि यूटी है। भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला यूटी, ये लद्दाख है। उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूटी। उल्लास योजना के तहत ये पहला यूटी है। और यूटी और स्टेट दोनों में मिला के अगर पूछे तो भी लद्दाख पहला पे, उसके बाद मिजोरम सेकेंड पे हो जाएगा, यानी सबसे पहले लद्दाख को ही मिला था। एक बार उल्लास योजना को मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उल्लास योजना जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुझाव पे ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और इसके तहत मिजोरम पहला राज्य बना है, गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा राज्य बना है जो कि पूर्ण साक्षरता हासिल कर लिया है। उल्लास योजना का उद्देश्य पता है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त करना। फिर से इसकी एक बार मतलब फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये 2022 से 2027 तक के लिए है। PAI पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, PAI पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जैसे नाम से ही पता। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये कब स्टार्ट किया गया? तो 2025 नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। ये 2.0 का जो शुभारंभ हुआ है और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो पंचायत है ये संविधान के किस भाग में इसका मतलब वर्णन है पंचायत का। और बलवंत राय मेहता समिति जो कि त्रिस्तरीय पंचायत को मतलब है, वो कब किस सन में आया था? उद्देश्य क्या है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का? ग्राम पंचायतों को SDG गोल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य का जो गोल है उसके अनुरूप बनाना।
तो PAI पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, इसका दूसरा संस्करण है जो कि नई दिल्ली में जारी हुआ है। उद्देश्य SDG गोल के अनुरूप बनाना है। SDG गोल इसका टारगेट है 2030 तक इसको पूरा करना। SDG गोल में क्या है, तो SDG गोल में जो है पॉवर्टी को खत्म करने की बात की गई है, भुखमरी को, अशिक्षा को दूर करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और बाकी पर्यावरण संरक्षण प्रदान करना, मतलब स्वच्छ पर्यावरण का एनवायरनमेंट प्रदान करना और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जलवायु में जो क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं उसके लिए उपाय करना। ये SDG गोल में ये सब चीज़ें टारगेट की गई हैं। तो उसी के अनुरूप ये बनाया गया पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का यानी पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में भूतापी उत्पादन किया जा रहा है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का पहला है। ये किसके द्वारा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालय अध्ययन केंद्र द्वारा। तो सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालय अध्ययन केंद्र द्वारा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन है, शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रेलवे के पहले 9000 हार्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन हुआ है। तो जो ये 9000 हॉर्स पावर का एक पहला इलेक्ट्रिक इंजन है, तो भारतीय रेलवे का पहला 9000 हार्स पावर वाला इलेक्ट्रिक इंजन, इसका उद्घाटन PM द्वारा किया गया है। और कहाँ पे, तो गुजरात के दाहोद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के दाहोद में हुआ है। जो 9000 हार्स पावर वाला इंजन है रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन, उसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा गुजरात के दाहोद में किया गया और अब तक का सबसे शक्तिशाली है। बात करेंगे नेक्स्ट तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति लॉन्च की है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी ये चीजें देख लीजिएगा। तमिलनाडु ने हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति लॉन्च की है। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात ये लॉन्च कर चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राइवेट स्पेस पॉलिसी को बढ़ावा देना। अंकिता, ये इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा, याद रखिएगा जब ये क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज देगा तो तब की बात कर रहा है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, मतलब लॉन्च की गई, तो असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। अंकिता, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर, असम राज्य में। भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति, तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नीति लॉन्च की गई है, उस नीति का नाम है ध्रुव नीति। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो डिजिटल एड्रेस है उसको मतलब प्रोटेक्ट करना, उसकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो डाक विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। डाक विभाग के द्वारा डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू किया गया है ध्रुव नीति के तहत। देश का पहला, इंपॉर्टेंट है, देश का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि देश का पहला है, देश का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये कहाँ पे है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि जो दाहोद में क्या हुआ है, तो 9000 हार्स पावर का जो इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया, जो कि अब तक का सबसे शक्तिशाली है, वो PM मोदी द्वारा उसका उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया गया है। और ये देश का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, केरल के तिरुवनंतपुरम में PM द्वारा ही इसको समर्पित किया गया राष्ट्र को। किस बंदरगाह पे, तो विजिंजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह जो है वो 8,800 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। वहीं पे ये कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया। उद्देश्य माल ढुलाई के समय और लागत को कम करना। कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व ये किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक स्थान को कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो कवाल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना का है, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो बाघ गलियारा है, दोनों टाइगर रिजर्व को, कवाल टाइगर रिजर्व और ताडोबा टाइगर रिजर्व, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो बाघ गलियारा है, इसी क्षेत्र को कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। 16वीं याद रखना है किस नंबर की, एशियाई सिरगणना। तो पूछेगा कि हाल ही में 16वीं एशियाई सिरगणना किसके द्वारा की गई, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु वन परिवर्तन मंत्रालय द्वारा या वन विभाग द्वारा, तो नहीं, गुजरात के वन विभाग द्वारा, याद रखना है, ये गुजरात द्वारा जारी की गई है, ये राज्य का है।
तो 16वीं एशियाई शेर गणना गुजरात वन विभाग द्वारा जारी की गई। गुजरात में 5 वर्षों में जो शेरों की संख्या है 674 से बढ़कर 891 हो गई, 217 की बढ़ोतरी के साथ 891 हो गई है। 16वीं एशियाई शेर गणना गुजरात वन विभाग के द्वारा जारी की गई है। पिछले 5 वर्षों में वहां पे जो शेरों की संख्या 217 बढ़ी है और वर्तमान में 891 है। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई। बस इतना इंपॉर्टेंट है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बना है? तो बेंगलुरु। नौरादेही अभ्यारण्य एमपी का है ये, याद रखना है। नौरादेही अभ्यारण्य एमपी का, ये चीतों का जो है तीसरा अस्थायी आवास बना है। तो चीतों का तीसरा अस्थायी आवास हाल ही में नौरादेही अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। पहला कौन था? कूनो नेशनल पार्क और दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य। तो तीनों एमपी के ही हैं, कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य, ये तीनों एमपी के हैं और चीतों का अस्थायी आवास है। चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो चिली के राष्ट्रपति भारत यात्रा पे आए हैं तो उनका नाम याद रखना जरूरी है। चिली जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, कैपिटल इसकी सैंटियागो और करेंसी चिली पेसो है। ये प्रशांत महासागर से बाउंड्री शेयर करता है, बहुत ही लंबी तटरेखा वाला राज्य है, देश है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, साउथ अमेरिका का देश है। पेरू के नीचे आएंगे तो पेरू और बोलिविया से बॉर्डर शेयर करता है और अर्जेंटीना से भी। तो अर्जेंटीना इसके पूर्व में है और पेरू और बोलिविया जो है इसके उत्तर में है, और ये पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो गैब्रियल बोरिक थे। आई होप कि आप लोगों को ये जो है सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। जो भी इसमें आपको कमी समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें और भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।